अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसआई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हैं, फिट हैं, बेफिक्र रहो, मस्त रहो, मस्त जियो। तो भाई लोग, आज की वीडियो है इंडिया जापानीज़ मीडिया के नज़र में, जापानीज़ मीडिया के मुताबिक इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाला है। चलें तो इसको देखते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जापान के न्यूज चैनल के एक टॉक शो में जापान की फेमस वसेला यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने यह कहा कि मोस्टली इंडिया दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। इनफैक्ट हिरोशी हिराबाशी, जो इंडिया में 1998 से लेकर 2002 तक जापानीज एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिया द लास्ट सुपर पावर। बस एक मिनट यहां पर जरा तारीफों को लगाम देते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे रिपोर्ट को देखें तो उसमें जापान मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है और इंडिया तो टॉप 10 में भी नहीं आता। एंड जापान के साथ इंडिया के इतने अच्छे फॉरेन रिलेशंस आखिर कैसे हुए? क्योंकि एक टाइम पर तो वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप जानते होंगे, इंग्लैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जापान को घुटने पर टेक दिया था। तो फिर क्यों जापान आज की तारीख में अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन कर रहा है? वेल, इसका जवाब ऑब्वियसली छुपा हुआ है इंडिया और जापान की हिस्ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जापान एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है विद अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग बुद्धिज्म। और जैसे कि हम सभी ये भी जानते हैं कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ था। एंड दिस इज वन ऑफ दोस कल्चरल सिमिलैरिटीज जिससे इंडियंस और जापानीज नेचुरली अपने आप को काफी रिलेटेड समझते हैं। पर यह रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हुआ था 1904-5 की रूसो जापानीज वॉर में। उस वॉर के दौरान छोटे से जापान ने रशिया जैसे जायंट को धूल चटा दिया था और इस जीत का नतीजा ये निकला कि उस वक्त फेमस हुए एशिया फॉर एशियंस ऐसे एंटी यूरोपियन नारे। ये नारे इंडिया के जेलों में बंद फ्रीडम फाइटर्स के कानों तक पहुंचे और जो आजादी की आग इंडिया में ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी वो फिर से दहक उठी। लेकिन अब इस आग का फिर क्या किया जाए? इसके लिए इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे। एक, या तो वो जापानीज आर्मी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ दे, या दूसरा ब्रिटिशर्स को जापान के खिलाफ उनकी वॉर जीतने में मदद करे, ताकि वो हमें बख्श दे। एंड नाउ एज वी ऑल नो, ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला ऑप्शन चुना। लेकिन ये तो नेताजी के विचार थे। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स का साथ देना ही ज्यादा फायदेमंद लगा, जिन्होंने कंडीशन रखी थी फ्रीडम फॉर फ्रीडम। ब्रिटिशर्स की मांगे बिल्कुल साफ थी, इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद करेंगे तभी इंडियंस को आजादी मिलेगी। और फिर क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानीज, इटालियन और जर्मन इन तीनों को हरा दिया। और ये देखकर लॉर्ड कर्जन ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने इंडिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो मानो उसने पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। लेकिन भले इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया था, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब से चकनाचूर हुए जापान को लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ओर सप्लाई करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का पहला कदम भी इंडिपेंडेंट इंडिया ने ही उठाया। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारी जीती हुई वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट IMTFE के जरिए जापान पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगाकर उनसे पनिशमेंट के तौर पर और भी ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती थी ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तब अगेन इंडिया ही वो देश था जो इसके अगेंस्ट खड़ा था। इंडियन जज राधा विनोद पाल ने पूरे इंटरनेशनल पैनल के विपरीत जाकर जापान को बचाया और इस बात पर काफी स्ट्रांगली अड़े रहे कि जो कंट्री वॉर में ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी है उसे और ज्यादा पनिश करना जास्ती है। बट एज वी ऑल नो, एक अंडर डेवलप्ड देश के ब्राउन स्किन जज की बात मानना वेस्टर्न देशों के शान के खिलाफ था और इसीलिए उन्होंने 1951 में अपनी अलग कॉन्फ्रेंस की, सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से, और वहां पर सभी वर्ल्ड वॉर 2 जीते हुए देश हारे हुए देशों पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे। बट गेस व्हाट, वेस्ट के तरफ से लड़ने के बावजूद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी अनफ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अगले ही साल जापान के साथ अपनी एक अलग पीस ट्रीटी साइन करके जापान पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशंस आगे बढ़ाए, जिसके जरिए इंडिया ने ऑफिशियली जापान को उसके हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स में मदद करने का संकल्प लिया। और आखिर इंडिया के इन्हीं सब ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के चलते इंडिया और जापान के रिश्ते फाइनली इतने मजबूत हुए कि लिटरली 1989 में जब उनके एम्परर शोवा चल बसे थे तब पूरे इंडिया में 2 मिनट्स का मौन रखा गया था, जिसने जापानियों के मन में इंडिया के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए ना तो मिलिट्री पावर और ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर ही वो दो चीजें नहीं है जिसकी वजह से जापान को ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट,
किसी भी कंट्री को सुपर पावर डिक्लेयर करने के लिए उसमें एटलीस्ट 5 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 मिलिट्री अलायंसेस, नंबर 2 इंटरनेशनल अलायंसेस, नंबर 3 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नंबर 4 इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिनमें से इंडिया के पास 3 चीजें तो पहले से ही है। लाइक नंबर 1 मिलिट्री अलायंस। आज यूएई, रशिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान एंड इनफैक्ट यूएस भी मिलिट्री में हमारा एलाय है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें जो है इंटरनेशनल अलायंस, तो मेजर इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन, G20 और FATF जैसे और भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का इंडिया फाउंडर मेंबर है और इस वजह से इंडिया के इंटरनेशनल अलायंसेस ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अच्छे हैं। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इंडिपेंडेंस के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NAM मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसने वर्ल्ड को यह क्लियर मैसेज दिया था कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है। और आज भी मोदी जी के पॉलिसीज जितना हो सके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं और यही वजह है कि कोविड के टाइम पर हमने वैक्सीन खुद क्रिएट किए और हमने दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट भी किया, वो भी ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में पैनिक और अफरा तफरी मची थी और कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। अब बात करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, और वो है 2 चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट सीट की जरूरत है और ये सीट जापान हमें दिलवा सकता है, क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से उसके परमानेंट सीट पर बस 5 देश बैठे हुए हैं, US, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस। एंड इंटरेस्टिंगली यही वो 5 देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी अच्छे खासे कंडीशन में थे, पर वो दौर कुछ अलग था और आज 70 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब वक्त आ गया है कि UNSC के परमानेंट सीट्स में भी एडिशंस हो, बट जैसा कि हम सब जानते हैं UNSC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके परमानेंट मेंबर्स जो किसी भी रेजोल्यूशन का समर्थन या रिजेक्शन उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर नहीं करते, वो इंस्टेड अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जापान और इंडिया की ही बात ले लो, जो करीब 2004 से जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन चाइना है कि इन दोनों कंट्रीज के साथ चल रहे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स का गुस्सा यूएन में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ देकर निकाल रहा है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट यह है कि चाइना का यह कहना है कि वो अपना वीटो इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसको असली प्रॉब्लम जापान से है, इंडिया से नहीं, और इसीलिए जापान अब इंडिया को आगे पुश कर रहा है ताकि UNSC की परमानेंट सीट पर बैठकर एक ऐसा देश एशिया का प्रतिनिधित्व करे जो उस कुर्सी का इस्तेमाल पूरे एशिया की तकलीफों को सुलझाने के लिए करेगा और ना कि उस पर राज करने के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखो, इसमें जापान को भी जियोपॉलिटिकली बहुत फायदा है। अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बन गया तो वो एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सिर्फ रेजोल्यूशन या पॉलिसी पर हाँ या ना नहीं करेगा, बल्कि उसके पास पॉलिसीज बनाने का और डिसीजंस लेने का भी हक आ जाएगा। यानी कल को अगर जापान चाहे तो वो इंडिया के जरिए UNSC की परमानेंट मेंबरशिप मिलने की जो प्रक्रिया है उसी में चेंजेस ला सकता है और एक डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम खड़ा कर सकता है जिसमें चाइना और अन्य परमानेंट मेंबर्स का एज सच कोई सोल से ना हो। अगर मेजॉरिटी ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी किसी कंट्री को एक सुपर पावर मानते हैं और उसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो चुपचाप उसे परमानेंट सीट दे दो। इसमें ताकत भी अनेकों देशों के बीच बंट जाएगी और दुनिया के किसी भी मामले में कुछ चुनिंदा देश अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यानी ऑल इन ऑल, फॉर ऑल दिस टू हैपन, इंडिया इज द की, जिसका एहसास करंट जापानीज गवर्नमेंट के साथ साथ फॉर्मर जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी था, जिन्होंने ओपनली ये कहा था कि इंडिया और जापान का रिश्ता दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है और ये जापान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ ये रिश्ता हमेशा बना कर रखे। और अगर यहां पर हम जापान का रिश्ता चाइना के साथ देखें तो उनका रिश्ता भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा रिश्ता चाइना के साथ है। उनका भी सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। एक बोलता है ये आइलैंड मेरा है तो दूसरा बोलता है ये मेरा है, एंड हेंस द राइवलरी। बट यहां पर अभी अगर देखा जाए तो दोनों का ट्रेड रूट इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जिसमें चाइना के कई मेजर बेसेस भी हैं और उसमें अपॉइंटेड है 44 से भी ज्यादा सबमरीन्स जो दुश्मनी निकालने के लिए कभी भी छुपके से जापानीज ट्रेड वेसल्स को डुबा भी सकता है। बट इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की पकड़ काफी स्ट्रांग है और इंडियन नेवी जापानीज वेसल्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा होने नहीं देगा और इसीलिए भी जापान हमें सपोर्ट करता है। सो दैट ब्रिंग्स अस बैक अगेन टू द क्वेश्चन कि जापानीज मीडिया का यूं इंडिया की इतनी तारीफ करना उनका इंडियंस और उनके दिमाग के लिए इज्जत का नतीजा है या फिर ये रिपोर्टेज
या सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का एक जरिया है जिससे इंडियंस के इमोशनल दिलों को जीतने की साजिश चल रही है फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वेल, वजह जो कुछ भी हो, लेकिन यही तो असली काम होता है ना मीडिया का, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूज रिपोर्ट को पेश करना और ना कि हर समय अपने ही देश को कोसते रहना और इश्यूज को सेंसेशनलाइज करना। वेल, इस विषय पर आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूंगा आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने मिले। क्या लगा भाई? गप्पा घोटाला समझ आया? समझ आ गया भाई। ये सारा जो भाई जापान की गेम है भाई, ये गेम है उसकी आवाम को खुश, दिलों को इमोशनल, पता है ना इंडियन पाकिस्तानी ये लोग इमोशनल हैं भाई, इनके इमोशनल के साथ खेलो जैसे भी खेला जाए। प्यार से जीत सकते हैं इन लोगों को, और कोई तरीका नहीं है। इस वजह से भाई उन्होंने तारीफ बड़ी की। लेकिन ये भी है कि इंडिया ने ब्रिटिश का साथ दे के ना, ब्रिटिश आर्मी का साथ दे के इन्हें डिस्ट्रॉय भी किया है, उसके बाद हेल्प भी तो की है ना कई दफा। डिस्ट्रॉय कर दिया आराम से, वो तो कोई मसला नहीं, वो तो मजबूरी थी, वो मजबूरी थी ना हमारी, क्योंकि आज़ाद पाकिस्तान इंडिया फिर ही हुए हैं, उनका साथ देना पड़ना था। और बाद के अंदर जो इसके साथ जापान के साथ हेल्प करी, उसके बाद जो मेन उनका एजेंडा है ना, वो यूएन की सीट हासिल करना, बिल्कुल इंडिया के जरिए, बस सबसे मेन इशू इस वक्त वही चल रहा है। और चाइना बीच में है भाई, सबसे मेन दीवार चाइना खड़ा है। दूसरा वो है ना, वो इंडिया को यूज इसलिए भी करना चाह रहा है कि चाइना के साथ उनकी भी नहीं बनती। वही ना, दुश्मन भाई एक है, दोनों दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बिल्कुल वो भाई चाइना ही है, दोनों का दुश्मन, तो उनकी दोस्ती होनी है। उनका भी वो झगड़ा चल रहा है जमीन को लेकर, वो एक लैंड को लेकर, आइलैंड, और दूसरा इंडिया का भी भाई मसला चल रहा है। तो उसके अलावा जो यूएन की सीट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया को भी अब चाइना नहीं लेने दे रहा, अब इंडिया का चांस है कि मिल सकती है अगर चाइना इसके साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में इसके अंदर ना अगर एक भी अलाय जो है ना, वो अगर ना कर देता है कि हम नया मेंबर नहीं ऐड करेंगे, तो नहीं हो सकता ये। उसके लिए पहले इन्हें वो पॉलिटिकल अलायंस की तो ज़रूरत है ना, इसी वजह से फिर ही ये यूएन के अंदर जा सकेंगे। और वो अब ना पॉलिटिकल अलायंस मतलब ज़्यादा मुल्कों का जो साथ दें इनका, हाँ जैसे वही ना वोटिंग वगैरह होगी, तो चाइना के साथ अलायंस वैसे ज़्यादा दुनिया के अंदर, तो इस वजह से मेनली दोस्तों तो ये वजह है कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल गई तो खैर एशिया पूरे को फायदा होगा। बिल्कुल, एशिया अब चाइना के पास है ना, तो अब चाइना वो लगा रहा है, लेकिन और ज्यादा फायदा हो जाएगा ना, एक चाइना दूसरा भी आ जाएगा, एशिया की ज्यादा सीटें हो जाएंगी वहाँ। नहीं, उसका ये होगा कि फिर पूरे एशिया के ऊपर यानी एक ही बंदा हुकूमत कर सकता है ना, जैसे चाइना कर रहा है, फिर इंडिया की हो जाएगी। अब जो चाइना इससे जापान से अपने मुफाद हासिल करने में उन्हें ठोक देता है, तो वो अगर इंडिया के पास आ जाएंगे तो ये एक की हुकूमत होगी। ये जो मेंबर्स होंगे मेरे ख्याल के अंदर ये सब एक बराबर कोई भी आती है ना, नहीं वो तो यूएन के अंदर होंगे ना। हाँ। लेकिन ये है कि एशिया के ऊपर जैसे अब चाइना की हुक्मरानी है ना, ऐसे फिर इंडिया की हो जाएगी। वो उसके बाद यूएन की उनकी 2 सीटें वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इस वजह से। हाँ, इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फिर जापान को ये है कि अब चाइना हुकूमत कर रहा है, तो वो जापान अपने मुफादात हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना इस वक्त पावरफुल है। तो इंडिया चाइना उस वक्त भी पावरफुल ही रहेगा भाई। चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ऊपर है, चाइना को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। हाँ, लेकिन कोशिश तो है ना, कोशिश तो करने में कोई हर्ज नहीं है, इसी तरह कर ही रहे हैं। अब ये खुद को तो कह रहा है ना इंडिया और जापान सुपर पावर बनने का, तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जो वाकई मेंबर है ना, जो जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये सुपर पावर बनेगा, वो चाइना ही है। चाइना ने जितनी इकोनॉमी पूरी दुनिया को उसने कंट्रोल कर रखा है। इस वक्त अगर चाइना निकाल देना दुनिया के नक्शे से, तो आधी इकोनॉमी रुक जाएगी। पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेड खत्म हो जाएगी। दुनिया का जो है ना, खाने पीने की अशिया से लेके पहनने तक, इस्तेमाल करने तक, हर चीज़ की किल्लत हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि अब मेड इन इंडिया चीज़ें भी बहुत है, जैसे भी ये भाई बता रहे थे कि वैक्सीन इन्होंने खुद बनाई है, इस तरह मेडिसिन वगैरह तो इनकी मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की। अभी पिछले 1-2 साल के अंदर पाबंदी भी काफ़ी लगी है, क्योंकि कुछ मुल्कों के अंदर बच्चे जो हैं ना वो मरे भी हैं इंडियन मेडिसिन की वजह से। लेकिन ये है कि 2 नंबरी तो भाई हर जगह होती है,
अच्छी भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिस वजह से वो ज्यादा ट्रेड बढ़ी है ना, तो अच्छी चीजें भी बना रहे हैं इंडिया। मेड इन इंडिया ट्रेन भी तो बनाई है। तो भाई वही बात है, ये अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कर चुके हैं। हाँ, वो बहुत आगे उनको जा कम्पीट करना, जैसे ये तरक्की कर रहे हैं ना, चाइना उससे ज्यादा स्पीड से आगे आगे जा रहा है। उनको पकड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिनकी जितनी स्पीड इंडिया की है ना, उतनी मान लो वो जो 1 साल के अंदर कर रहे हैं, वो 6 महीने से पहले उतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वो पहले डेवलप्ड हो चुके हैं ना। तो अब वो जो कंट्री हो जाता है ना डेवलप्ड, उसकी स्पीड वैसे ही बढ़ जाती है। तो वो कॉमन सेंस भी है भाई, एक अमीर होता है ना, उसके लिए ज्यादा पैसा बनाना आसान होता है, बजाय का जो नया जो मिडिल क्लास बंदा है ना, उसके लिए 2 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास पहले 2 करोड़ आ गया ना, उसके लिए 2 करोड़ बनाना फिर मुश्किल नहीं होगा। तो ये सीन है कि अब चाइना ही बनेगा सुपर पावर। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स दें ज़रूर, और हमें बताएं कि इंडिया के अंदर असल में चल क्या रहा है। तो वीडियो भी कोई ऐसी अच्छी सजेस्ट करें जिससे हमें इंडिया के बारे में और नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।